हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आगाज हुआ है। बैठक का समापन पीएम मोदी के संबोधन के साथ होगा। देखिए, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में पूरे देश से 340 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पहले दिन बीजेपी की बैठक में 2 प्रस्ताव आएंगे। पहले प्रस्ताव में राष्ट्रपति के उम्मीदवार से लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार के साथ देश के राजनीतिक मुद्दों को जगह दी गई है। वहीं दूसरा प्रस्ताव इकोनॉमिक है, जिसका लक्ष्य जीएसटी और भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना है। बीजेपी सूत्रों की माने तो इस बैठक के दौरान तेलंगाना की सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति और अन्य भ्रष्ट परिवारवादी दलों को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। देखिए, देश भर में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्य समिति के बाद मेरा विश्वास है पूरा कि तेलंगाना में भी हम आएंगे। बैठक का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के जरिए रविवार को होगा। इस संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 7 जुलाई को पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को काशी दौरे पर आ रहे हैं। यहां से वो आने वाले चुनाव 2024 का आगाज भी करेंगे। पीएम काशी आगमन के दौरान रुद्राक्ष में 1 घंटे 10 मिनट बिताएंगे और शिक्षाविदों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साथ ही नमो घाट का तोहफा भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो काशी की जनता को कई सौगात देंगे, लेकिन सबकी नजर नमो घाट पर टिकी हुई है। पीएम मोदी के हाथ लोकार्पित होने के करीब 21,000 वर्ग मीटर में बने इस घाट की लागत 34 करोड़ रुपए है, जो लगभग आधा किलोमीटर लंबा है। इसका पहला फेज बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसके निर्माण में मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का भी समावेश दिखेगा। यहाँ पर्यटक सुबह बनारस की आरती, वाटर एडवेंचर, योगा और संध्या की गंगा आरती भी होगी। इस घाट पर गेल इंडिया की तरफ से एक फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी लगाया जाएगा। इस घाट से क्रूज के जरिए वाराणसी और आसपास के शहरों में भी लोग जा सकेंगे। मणिपुर में भूस्खलन में अब तक 20 जानें जा चुकी है, जिसमें 15 जवान और 5 नागरिक शामिल हैं। मणिपुर में भूस्खलन से प्रादेशिक सेना के जवानों समेत 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग लापता हैं। ये भीषण हादसा बुधवार रात नौनी जिले के तुपुल यार्ड रेलवे कंस्ट्रक्शन कैंप के पास हुआ। खराब मौसम के कारण राहत और बचाव कार्य में परेशानी हो रही है। सेना ने एक बयान में कहा है कि ट्रू वॉल रडार का इस्तेमाल कीचड़ के अंदर किसी भी मानव उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। अब तक प्रादेशिक सेना के 13 जवानों और 5 नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि अब तक प्रादेशिक सेना के 15 जवानों और 5 नागरिकों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रादेशिक सेना के जवानों के पार्थिव शरीरों को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उनके गृह स्टेशनों पर भेजा जा रहा है। प्रादेशिक सेना के लापता 15 जवानों और 29 नागरिकों की तलाश लगातार जारी रहेगी। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बचाव अभियान में लगे कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। वहीं खराब मौसम के बीच असम राइफल और प्रादेशिक सेना की टुकड़ियों ने पूरे दिन राहत एवं बचाव कार्य चलाया। यह अभियान रात में भी जारी रहेगा। इसमें रेलवे के नागरिक प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित स्थानीय लोग भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और इस दौरान यात्रियों में काफी घबराहट देखी गई। राहत की बात है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, आखिर बड़ा हादसा होते होते टल गया। रिपोर्ट। दिल्ली से जबलपुर जा रहा स्पाइस जेट का विमान शनिवार सुबह उड़ान के थोड़ी देर बाद वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर लौट आया। स्पाइस जेट के प्रवक्ता की ओर से जानकारी दी गई है कि फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद अब विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो पायलट के केबिन में धुआं देखा गया। इसके बाद विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। केबिन में धुआं किस वजह से उठा था, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। स्पाइस जेट विमान के केबिन में धुएं की जांच डीजीसीए ने शुरू कर दी है। उधर स्पाइस जेट की ओर से बयान जारी किया गया है कि शनिवार को स्पाइस जेट विमान दिल्ली से जबलपुर जाना था। टेक ऑफ के बाद करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर पायलट की टीम ने केबिन में शौचालय के पास धुआं देखा। क्रू ने केबिन में हल्के धुएं को देखने के बाद कॉकपिट क्रू को इसकी जानकारी दी। बताया गया कि थोड़ी देर में केबिन में धुआं बढ़ गया। फिर इस बारे में एससीसी ने कॉकपिट क्रू को अवगत करवाया। इसके बाद विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। आपको बता दें कि 19 जून को भी स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। अजय चौटाला के आय से अधिक संपत्ति मामले में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है।
अजय चौटाला के वकील ने कोर्ट में सबूत पेश किए, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई अब तारीख 7 जुलाई को दे दी गई है। अजय चौटाला के आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एक गवाह की गवाही भी हुई है। मामले की अगली सुनवाई 7 तारीख को रखी गई है। वहीं कोर्ट में अजय चौटाला के वकील ने कहा कि सीबीआई ने अजय चौटाला की प्रॉपर्टी जो 1994 में बनाई गई थी उसे 2005 का बताया है। इसके खिलाफ शनिवार को कोर्ट में सबूत रखे गए हैं। आरोप है कि अजय चौटाला के पास उनकी घोषित आय से 339% अधिक संपत्ति है। मई 1993 से लेकर मई 2006 के बीच इनकी वैध आय 8 करोड़ 17 लाख रुपए रही है। बता दें कि अजय चौटाला की आय से अधिक संपत्ति मामले में 30 मई को गवाही नहीं हो पाई थी। कोर्ट में 3 गवाह पेश किए गए थे, जिनमें से एक ने खराब सेहत का हवाला दिया था। दूसरे गवाह ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पहचानने में असमर्थता जताई थी। गौरतलब है, हाल ही में आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा मिली है। और महाराष्ट्र के अमरावती में एक केमिस्ट उमेश कोल्हे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला सनसनीखेज है, देखिए। महाराष्ट्र के अमरावती में 54 साल के केमिस्ट उमेश कोल्हे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की तरह केमिस्ट उमेश कोल्हे ने भी नूपुर शर्मा के मामले में कोई पोस्ट किया था, इस तरह की बात पुलिस की तरफ से कही गई है। आपको बता दें कि अमरावती में एनआईए और एटीएस की 2 टीमें उमेश कोल्हे हत्याकांड की जांच करने पहुंची। उमेश हत्याकांड में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हत्याकांड का मास्टरमाइंड अब भी फरार बताया जा रहा है और भी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करेगी। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक मृतक उमेश कोल्हे की अमरावती में जानवरों के खाने की दुकान है। सूत्रों के मुताबिक इसके अधिकतर कस्टमर मुस्लिम हैं। जिन 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनमें से एक उमेश कोल्हे का कस्टमर ही है। उसी ने बाकी लोगों को उमेश के फेसबुक पोस्ट के बारे में बताया था। पुलिस के मुताबिक उमेश कोल्हे बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर कथित तौर पर कुछ कमेंट करने की बात उनकी तरफ से कही गई। अधिकारियों की शक है कि इसी पोस्ट को लेकर उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक बीते 21 जून को उमेश कोल्हे की हत्या हुई और अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। और उदयपुर में हुई टेलर कन्हैया लाल की हत्या से जुड़े 4 आरोपियों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनआईए कोर्ट के सामने पेश किया गया। पेशी के बाद चारों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बावजूद भीड़ ने पीठ ही डाला। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के उदयपुर में हुई टेलर कन्हैया लाल की हत्या से जुड़े 4 आरोपियों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनआईए कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान आक्रोशित लोगों ने आरोपियों पर हमला कर दिया। कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को 12 जुलाई तक एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले उदयपुर की एक कोर्ट ने 2 आरोपियों को शुक्रवार को 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा था। जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपियों पर हमला हुआ। उन्हें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन उसके बावजूद आरोपियों को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आरोपियों के कोर्ट में जाने के बाद 5 घंटे तक दरवाजा बंद कर दिया गया, लेकिन जब वो बाहर निकले तो जूते चप्पल और डंडों से उनकी पिटाई कर दी गई। जब पुलिस उन्हें गाड़ी पर चढ़ा रही थी उस दौरान भी लोगों ने थप्पड़ों से पिटाई कर दी। आरोपियों की पिटाई का वीडियो भी सामने आया। इसमें दिखाई दे रहा है कि जब उन्हें पुलिस की गाड़ियों में चढ़ाया जा रहा था तभी उसके पीछे से लोग पुलिस की सुरक्षा के बीच उन्हें पीटते नजर आए। एक आरोपी की गर्दन पकड़ते हुए उसे पीछे से थप्पड़ भी मारते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस एक एक कर उन चारों आरोपियों को गाड़ी में चढ़ाती रही। यहाँ मौजूद वकीलों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की थी। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में दिए गए बयान पर अब बवाल होता नजर आ रहा है। अब किन्नौर में भी बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रतिभा सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रतिभा सिंह को माफी मांगने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंडी सांसद प्रतिभा सिंह की ओर से कोटखाई गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले को मामूली घटना करार दिए जाने के बाद हिमाचल में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जमकर कांग्रेस को घेर रही है। इसी कड़ी में किन्नौर बीजेपी महिला मोर्चा ने भी प्रतिभा सिंह के निशाने पर लिया और उनके बयान पर आपत्ति जताई। रिकांगपिओ में महिला मोर्चा जिला महामंत्री दीपिका नेगी ने प्रतिभा सिंह के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा, प्रतिभा सिंह के बयान से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है और महिलाओं के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा द्वारा जो निंदनीय बयानबाजी सामने आई है, मैं उसकी गौर निंदा करती हूँ। उनके इस बयानबाजी से पूरे प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा प्रतिभा जी ने इंडिया कांड को छोटी मोटी घटना बताकर पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है, जिससे पूरे प्रदेश की महिलाओं को
उनके स्वाभिमान को चोट पहुंची है। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री रामलाल मार्कंडे स्पीति दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने स्पीति को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। उन्होंने हंसा गांव में 40 लाख की लागत से बने हेलीपैड का उद्घाटन किया। स्पीति को नए हेलीपैड की सौगात मिली है। लाहौल स्पीति के काजा उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गांव हंसा में 40 लाख रुपए की लागत से बने हेलीपैड का उद्घाटन हो गया है। अब यहां हेलीकॉप्टर उड़ान और लैंडिंग कर पाएंगे। कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने इस हेलीपैड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने इस हेलीपैड को पर्यटन के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण बताया है और कहा कि इसकी सुविधा लोगों को आपातकाल में भी मिलेगी। स्पीति के हंसा गांव में इस हेलीपैड को बनाया गया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने अपने दौरे के दौरान स्पीति को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। खुरिक गांव में उठाऊ सिंचाई योजना जो कि 1 करोड़ 50 लाख की लागत से बनी है, इसका उद्घाटन भी रामलाल मारकंडा ने किया। इस उठाऊ सिंचाई योजना से किसानों को राहत मिलेगी और फसल भी अच्छी होगी। इससे किसान अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। साथ ही मंत्री ने ताबो क्षेत्र के लिए 13 करोड़ से बनने वाली सीवेज लाइन का शिलान्यास किया। ताबो स्पीति का पहला क्षेत्र होगा जो कि सीवेज की व्यवस्था से जुड़ेगा। इसे लेकर रामलाल मारकंडा ने कहा कि हर घर को सीवेज की सुविधा से जोड़ा जाएगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने हरियाणा की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे किए और नए सोलर प्लांट लगाए जाने की भी बात उनकी ओर से कही गई। हरियाणा में लोगों को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने कार्य योजना बनाई है। इस योजना के तहत हरियाणा में अब नहरों में सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। वहीं पराली अधिकारी पावर प्लांट भी लगाने की योजना बना रहे हैं। जींद, कैथल, नरवाना और फतेहाबाद में पराली आधारित प्लांट लगाए जाएंगे। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका जैसे एडवांस देशों की तरह हरियाणा में भी सोलर प्लेट्स लगाई जाएंगी ताकि ज्यादा सौर ऊर्जा पैदा हो। जो अमेरिका जैसे बहुत एडवांस कंट्रीज है, उन्होंने देखा है कि नहरों पे उन्होंने सारी नहरें कवर कर रखी है सोलर प्लेट से। तो मॉइस्चर जो निकलता है ना जी, उससे प्लेटें ज़्यादा हीट पक रही हैं और उसके नीचे आप जा ही नहीं सकते, इतनी गर्मी हो जाती है। तो वो प्लेटें ज़्यादा जल्दी मतलब सौर ऊर्जा जो है पैदा करती है। तो हमने ये करा कि बड़ा डिज़ाइनदार जिसमें पटड़ियाँ, पहले लोग पटड़ी पे चलते थे, उसको भी साथ कवर कर। कोरोना के समय से अफेक्टेड चल रही रेल सेवा को अब धीरे धीरे सुचारू किया जा रहा है। आने वाले 2 से 3 दिन में सभी ट्रेनें ट्रैक पर होंगी और इसके लिए रेलवे की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कारण पिछले लंबे समय से अफेक्टेड चल रही रेल सेवा पूरी तरीके से सुचारू होने जा रही है। इसे लेकर बकायदा नॉर्दर्न रेलवे ने आदेश जारी कर सभी ट्रेनें ट्रैक पर उतरने का आदेश रेल मंडलों को दे दिया है। वहीं रेलवे विभाग ने भी ट्रेनों को फिर से पटरियों पर उतारने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो कोरोना से पहले गाड़ियां थी, पूरे नॉर्दर्न रेलवे में 70 पेयर गाड़ियों के अभी की हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जिसके लिए हमें कोचेज़ और ये सब चीज़ों की बेसिक तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली हमें जो हमारे कोचिंग स्टॉक होता है, मेमू के रेक होते हैं, उनको फिट करने के लिए आदेश मिल गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना के बाद से ट्रेनें पूरी तरह से रीस्टोर नहीं हो सकी थी, लेकिन अब अनारक्षित और एक्सप्रेस ट्रेनें चलने से यात्रियों को काफी फायदा मिलने वाला है। अंबाला रेल मंडल के डीआरएम गुरिंदर मोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि आदेश आ चुके हैं। 2 से 3 दिनों में ट्रेनें ट्रैक पर होंगी। लंबे समय से ट्रेनें खड़ी थी, जिस वजह से काफी सामान खराब हुआ है, लेकिन अब उन्हीं ट्रेनों को दुरुस्त किया जा रहा है। करनाल में मजदूरों से भरी एक बस को आरटीओ विभाग ने नेशनल हाईवे पर रुकवाकर कब्जे में ले लिया। बस में 150 के करीब सवारियों को बैठाया गया था। करनाल में मजदूरों से भरी एक बस को आरटीओ विभाग ने नेशनल हाईवे पर रुकवाकर कब्जे में ले लिया। बस पंजाब के जालंधर से यूपी जा रही थी। इस बस में प्रवासी मजदूरों को ठूस कर बैठाया गया था। जहां 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, वहां पर 8 लोगों को बिठाया गया। बस में करीब 150 सवारियां बिठाई गई थी। वहीं ड्राइवर और परिचालक के पास बस के कागजात नहीं थे। जैसे ही आरटीओ विभाग ने बस को रोका तो चालक और परिचालक दोनों ही मौके से फरार हो गए। हालांकि बस में सफर करने वाले सभी लोग परेशान नजर आए। हालांकि यात्रियों के खाने के लिए व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन जो मजदूर अपने घरों के लिए निकले थे वो अभी तक घर नहीं पहुंचे। बहरहाल आरटीओ विभाग बस को तभी छोड़ेगा जब उसका मालिक बस के कागजात दिखाएगा। देखना यह है कि ये मजदूर कब तक अपने घर पहुंच पाते हैं। जालंधर से लेके आए, बोले कि मैं बैरेज में छोड़ देंगे। यहाँ लाके गाड़ी रुक गई, यहाँ रुकवा दिया गाड़ी। फिर अपना सारे लोग निकल गए, मेरे लोगों को पता भी नहीं चला।
ना मेरा किराया भी वापस किया, ना मेरे को कुछ बताया भी, चुपके से निकल गए, ना मेरे लोगों को अभी तक कोई खबर ही नहीं कि मैं छुड़वा देंगे या ना छुड़वाएंगे। आपने कहाँ से कहाँ जाना था? मेरे को जालंधर से बहरेज जाना था। और फरीदाबाद में इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक बढ़ रहा है और हर दिन 8 से 10 लोग आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। वही हालात ये हैं कि नागरिक अस्पतालों में रेबीज के टीकों की किल्लत हो गई है। रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक इस हद तक बढ़ गया है कि लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। हर दिन आवारा कुत्ते 8 से 10 लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कुत्तों के काटने से इतने मामले सामने आने लगे हैं कि अस्पतालों में रेबीज के टीके कम पड़ने लगे हैं। फिलहाल अस्पताल में हफ्ते के लिए पर्याप्त डोज उपलब्ध है और अगर आने वाले दिनों में कुत्तों के काटने के मामले यूं ही बढ़ते रहे तो अस्पताल प्रशासन के सामने एक समस्या खड़ी हो जाएगी। मरीज आते हैं, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, वैक्सीन लगती है उनकी, जैसे रेबीपुर वगैरह लगाते हैं। अच्छा, तो किस तरह से? गौरतलब है कि नागरिक अस्पताल में एंटी रेबीज की एक डोज लगाई जाती है, जबकि बीपीएल कार्ड धारक बिल्कुल निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं। वही अस्पताल के पास फिलहाल एक हफ्ते के लिए ही पर्याप्त डोज बची है। तो वहीं लगातार कुत्ते काटने के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों को अब डर सता रहा है कि अगर वो घर से बाहर निकले तो कहीं वो ही आवारा कुत्तों के शिकार ना बन जाए। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास जयराम सदन पर अग्निवीर गोष्ठी का आयोजन हुआ है। इसमें राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स भी पहुंचे, जिन्होंने अग्निपथ योजना को बेहतर बताया। अग्निपथ योजना को लेकर महेंद्रगढ़ के जयराम सदन में अग्निवीर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने की। इसमें राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना को देशहित में बताते हुए इसे सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा विपक्ष को घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध युवा नहीं कर रहे बल्कि विपक्षी दल कर रहे हैं। युवा तो इस योजना को अपना चुके हैं। अग्निपथ योजना को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी जहाँ इसे देशहित में बता रही है तो वहीं विपक्ष इसका विरोध लगातार कर रहा है। भारत की सेना के रिटायर्ड जनरल डीपी वत्स, मेंबर पार्लियामेंट, मेरे बड़े भाई आज एक संगोष्ठी को संबोधित करने महेंद्रगढ़ में पधारे। आने वाला समय हम बीजेपी के लोग आशावादी, तो वही अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में प्रयास है कि युवाओं को समझाया जाए कि अग्निपथ योजना है क्या। बीजेपी ये प्रयास करती नजर आ रही है। और चलिए अब रुख करेंगे अगली खबर का। हरियाणा की सैकड़ों प्लाईवुड इकाइयों पर फैक्ट्री बंद की तलवार लटक रही थी, लेकिन अब उन्हें काफी राहत मिल गई है क्योंकि हरियाणा सरकार ने लक्कड़ आधारित उद्योग की नीति में दूरी की सीमा को 3 किलोमीटर की बजाय 500 मीटर करने का निर्णय लिया। हरियाणा में हजारों की संख्या में प्लाईवुड फैक्ट्रियां हैं जहां लाखों लोग काम करते हैं। इससे हरियाणा के राजस्व में भारी बढ़ोतरी होती है। पिछले कुछ समय से हरियाणा में प्लाईवुड फैक्ट्री में लकड़ आधारित उद्योग की नीति 3 किलोमीटर थी, जिसके चलते प्रदेश की सैकड़ों प्लाईवुड इकाइयों पर फैक्ट्री बंदी की तलवार लटक रही थी, जिसके चलते प्लाईवुड फैक्ट्री निर्माता परेशान थे। इसी दौरान प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने लक्कड़ आधारित उद्योग की नीति में दूरी की सीमा 3 किलोमीटर के बजाय 500 मीटर करने का फैसला किया है। इस फैसले से 130 यूनिट को लाइसेंस जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं 321 यूनिट के लाइसेंस नवीनीकरण में आ रही दिक्कत भी दूर हो गई। वहीं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्लाईवुड फैक्ट्री निर्माताओं की जो मांग थी उन्हें पूरा कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से सैकड़ों प्लाईवुड फैक्ट्री निर्माताओं को लाभ होगा और वो अपना व्यापार आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस फैसले से कहीं ना कहीं आम जनता को लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत सी फैक्ट्रियां जो बंद होने के कगार पर थी उसमें बहुत से नौजवान काम किया करते थे। करनाल की बात करते हैं जहां पर नेशनल हाईवे घरोंडा के फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। करनाल के नेशनल हाईवे घरोंडा के फ्लाईओवर पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में तेज रफ्तार बस और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक 2 हिस्सों में टूट गई और एक युवक का शव बस के पहिए के बीच फंस गया। मृतक युवक दिल्ली के निवासी बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की सूचना
सूचना मिलते ही घरौंडा पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे का शिकार हुए दोनों मृतकों के शवों को निकालने का प्रयास शुरू किया। पुलिस को दुर्घटना स्थल से एक आधार कार्ड और 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। ऐसा है, आज 2 व्यक्ति हैं जो ट्रक के नीचे, बस के नीचे आ गए हैं। बस भी माता वैष्णो देवी पर जा रही थी, उसके साथ इनका एक्सीडेंट हो गया। 2 लड़के हैं, दोनों मौके पे एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, एक डेड बॉडी को तो ले जा चुके हैं, दूसरी को ले जा रहे हैं। गाड़ी कब्जे में ले लिया है, जिस बाइक पे लड़के थे उनको कब्जे में ले लिया है। वहीं जांच अधिकारी बहादुर सिंह ने बताया कि दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। बस को कब्जे में ले लिया गया है। वहीं बस चालक और परिचालक दोनों ही मौके से फरार है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। हादसे की असल वजह क्या रखी है, किसकी लापरवाही है, इसी को लेकर जांच जारी है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। रामपुर के शहजादपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई। ये मालगाड़ी मुरादाबाद की ओर जा रही थी, जिसका एक डिब्बा रामपुर के शहजादपुर रेलवे स्टेशन के पास ही बेपटरी हो गया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर के शहजादपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई। ये मालगाड़ी मुरादाबाद की ओर से आ रही थी, जिसका एक डिब्बा रामपुर में शहजादपुर रेलवे स्टेशन के पास बेपटरी हो गया। इस कारण बरेली मुरादाबाद रूट पर घंटों रेल यातायात बाधित रहा। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेल कर्मियों ने अलग हुई बोगी को रेलवे ट्रैक से हटाया और फिर रेल लाइन की मरम्मत का काम शुरू किया। ये घटना शुक्रवार को उस वक्त हुई जब मालगाड़ी मुरादाबाद की ओर से आ रही थी। रात 10 बजे के करीब इसके पटरी से उतरने के कारण पंजाब मेल एक्सप्रेस को शहजाद नगर के पीछे छोड़ना पड़ा। रेलवे के कैरिज वैगन ऑपरेटिंग और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। बरेली रामपुर रेल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही करीब 5 घंटे तक बाधित रहने के बाद देर रात करीब 3 बजे ठीक हो सकी। इस दौरान बरेली की ओर से आने वाली कई ट्रेनों को रास्ते में ही रोकना पड़ा। वहीं 10 ट्रेनों के रूट बदलने पड़े। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन ट्रेनों को बरेली से चंदौसी के रास्ते मुरादाबाद होकर चलाया गया। चलिए, राहत की बात रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, नुकसान बड़ा भी हो सकता था। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध का अंत 4 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ। आलम यह है कि दोनों देशों में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। अर्थव्यवस्था लगातार दोनों देशों की गिर रही है। इंतजार है कि युद्ध का खात्मा हो, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। रूस और यूक्रेन के बीच 4 महीने से चल रहा युद्ध अब तक किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा है। दोनों देशों के अब तक हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, करोड़ों का नुकसान हो चुका है, अर्थव्यवस्था तहस नहस होती जा रही है। बावजूद इसके न रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन झुकने को। रूस हर दिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन यूक्रेन पर कर रहा है। नई नई मिसाइलें और तोपें यूक्रेन पर दाग कर उसे निस्तेनाबूद करने पर तुला हुआ है। उधर यूक्रेन के हथियारों का खजाना खाली हो रहा है, लेकिन इस जद्दोजहद के बीच दूसरे देश लगातार यूक्रेन को हथियार और फंड की मदद कर रही है और इस जद्दोजहद के बीच दूसरे देश लगातार यूक्रेन को हथियार फंड की मदद कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि यूक्रेन अभी तक रूस को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। इसी बीच अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अमेरिका ने यूक्रेन को $82 करोड़ के अतिरिक्त हथियार और इक्विपमेंट सप्लाई करने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सहायता को लेकर ज्यादा जानकारी देते हुए कहा कि यूक्रेन को $77 करोड़ सुरक्षा सहायता पहल निधि के तौर पर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे में अगर बात की जाए विश्व की, तो विश्व के तमाम देश कोशिश में जुटे हैं कि किसी तरीके से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसे खत्म करवा दिया जाए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।